अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज का आपका टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, पेज नंबर 53। आयनाइजेशन एनर्जी भी एक और प्रॉपर्टी है एटम्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी नेम से इंडिकेट हो रहा है ये किसी प्रोसेस से जुड़ी हुई कुछ एनर्जी होगी, या तो ये प्रोड्यूस होगी या ये हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ एनर्जी है। ठीक, अब ये कौन सी एनर्जी है, हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयन। ठीक है, आयन क्या होता है? जो ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ना हो, इलेक्ट्रॉन्स या तो एक एक्स्ट्रा हो या एक कम हो। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज रखता हो या नेगेटिव चार्ज रखता हो। ठीक, तो एक न्यूट्रल एटम को आयन बनाने में हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी कौन सा वाला आयन? आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम यहाँ पे उसको नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम है और हम देखना चाहते हैं कि उसके न्यूक्लियस का कितना होल्ड है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो हम उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव करके देखेंगे। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ती है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि उस एटम के न्यूक्लियस की कितनी ज़्यादा पावर है। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। ये एक ही बात है। ठीक है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन of an isolated gaseous atom। अब ये इतनी सारी टर्म्स आ गई हैं, ये क्या है? हम ये कह रहे हैं कि असल में जैसे कि एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है, एटम्स बॉन्डेड भी होते हैं, एटम फ्री स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एक ऑक्सीजन का एटम है जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में रह रहा है, इसने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो ये फ्री स्टेट का एटम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर OH2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, या फिर किसी और फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम फ्री स्टेट में नहीं है, आइसोलेटेड स्टेट में। जो फ्री स्टेट है ना, दैट इज द आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे फ्री स्टेट में नहीं है। क्यों? बिकॉज दो एटम ने बॉन्डिंग की हुई है। फ्री स्टेट एटम जिसने किसी से भी बॉन्डिंग नहीं की हुई। ठीक है, आइसोलेटेड एटम जिसने किसी से भी बॉन्डिंग नहीं की हुई। ठीक, तो एक एटम को हम गैस फॉर्म में रखेंगे और वो भी आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल सिंगल एटम। जैसे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो ऑक्सीजन इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में चाहिए हमें। ठीक है, आइसोलेटेड फ्री स्टेट में हमें इसका एटम चाहिए, तो पहले हम इसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, आ गया ये इस स्टेट में। ठीक है, इसने स्टैंडर्ड को पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके जो आउटर मोस्ट शेल है ना, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा इसका? लूजली बाउंड का मतलब है जिसको इसने जिसके ऊपर इसके न्यूक्लियस की बहुत कम पावर लग रही है। ठीक है, तो वो सबसे सबसे जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उसी को न्यूक्लियस सबसे कम एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल आर द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम को हमने कर दिया गैसियस स्टेट में, यानी आइसोलेटेड स्टेट में इसको कर दिया। ठीक है, आ गया ये आइसोलेटेड स्टेट में, फ्री एटम की फॉर्म में आ गया। अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे इस अकेले एटम में से, आउटर मोस्ट शेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करें बाय फोर्स, हम एक एटम रिमूव करने की कोशिश करें, तो हमें कितनी एनर्जी लगा के, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करके वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी तो हम कहेंगे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। ठीक है, इसको आयनाइज करते वक्त थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन एटम हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब हाई आयनाइजेशन एनर्जी? मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी नहीं है। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन।
अब एक टर्म और है यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी। अब वैलेंस शेल में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है? हमेशा तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी एक से ज़्यादा हो सकती है। अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो हम कहेंगे इसकी जस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। हम मेंशन नहीं करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रिमूव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वैलेंस शेल तो तब क्या होगा? सपोज अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो सकता है? पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कैपिटल I.E लिखते हैं, ठीक है। तो पहले जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस टाइम जितनी एनर्जी लगानी पड़ी दैट विल बी कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक रिमूव हो गया, सॉरी एनाइन नहीं, कैटाइन बनाते हैं एटम को, ठीक है, पॉजिटिव वाला कैटाइन होता है, ठीक। एक एटम एक रिमूव हो चुका, अब उसका जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना है, तो तब हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जिसमें से पहले ही हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हैं, ठीक है, सही। इसके अलावा यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर हमने सपोज किए थे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे फिर उसके बाद ज़्यादा फोर्स लगा के सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फिर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमें और फोर्स लगानी पड़ेगी और उसे हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हम क्योंकि पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में ये सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, तो अब हम ट्रेंड देखते हैं कि हाउ आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो अगर हम देखें इन पीरियड्स, तो आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियस की पावर से, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की पावर लग रही होगी इलेक्ट्रॉन पर, उतनी ही ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो पीरियड में जो लेफ्ट साइड पे एक एटम है, इसको अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो बिल्कुल राइट मोस्ट कॉर्नर में जो एटम है उसकी न्यूक्लियस की पावर बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड वाला आइटम, ठीक है। हमने क्या देखा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट वाले टॉपिक में देखा था कि जो जितने बड़े साइज का आइटम है साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जितना साइज बड़ा है एक एटम का, उसके न्यूक्लियस से उसका आउटर मोस्ट शेल उतना दूर होगा, सही। अगर ये गैप है आउटर मोस्ट शेल से, एटम बड़ा तो मतलब उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का गैप बहुत ज़्यादा है, तो आउटर मोस्ट शेल तक उस न्यूक्लियस की पावर इतनी स्ट्रांगली नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लेस होगी, ठीक है। साइज ग्रेटर तो आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल, ठीक है, सही। तो पीरियड में साइज कैसे चेंज होता है, as we move from left to right in a period of periodic table, the size of atom shrinks या size of atom reduces gradually, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता size of atom reduce हो रहा होता है, and nuclear charge increases, ठीक है। As a result of this, the ionization energy value increases, ठीक है। साइज रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का तो ऑपोजिट रिलेशन है, तो साइज रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज
from left to right in a period due to reducing size. ठीक है, सही. अब अगर हम पीरियड ग्रुप में भी यही ट्रेंड देखें तो ग्रुप में भी हम इसका साइज का रिलेशन देखेंगे. जो ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है, देन बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज करता जाता है एक ग्रुप में. ठीक है, पीरियड में तो थोड़ा थोड़ा साइज श्रिंक होता है, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता है, लेकिन ग्रुप में बहुत ज़्यादा साइज अचानक से इंक्रीज होता है. ठीक है, तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जो टॉप का एलिमेंट है उसका साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो उसका ऑपोजिट होगी. क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी इसकी लार्ज होगी, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. फिर जब हम बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हर नेक्स्ट एलिमेंट, हर नेक्स्ट एटम प्रीवियस वाले से ज़्यादा साइज में इंक्रीज हो गया. ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस यहाँ कहीं है और इसका साइज इतना बड़ा हो गया. ठीक है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है और इसका साइज इतना सा. ठीक, तो क्या होगा? हर जो ग्रुप के लास्ट के एलिमेंट्स हैं ना, बॉटम के एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत इजी है क्योंकि उनका साइज बहुत लार्ज है. ठीक है, तो ग्रेटर द साइज स्मॉलर इज द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, ठीक, तो अगर ये मैंने साइज के लिए लिखा तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ये ट्रेंड लिखूंगी. ठीक है, एरो की डायरेक्शन शो कर रही है कि वो चीज़ इस एरो हेड की तरफ बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू. तो साइज अगर इस तरह इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है ग्रुप में. ठीक है,